हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का जो लूसेंट बुक है। आपने देखा होगा लूसेंट बुक ब्लू वाली जो आती है, उसी का हैंड रिटन नोट्स चलेगा। ठीक है, ये हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री था पूरी तरह कंप्लीट कर दिया था। जो आपका पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें आपका काफ़ी क्वेश्चन उसी एंशिएंट हिस्ट्री के जो नोट्स था लूसेंट का, उसी में से आ गया था। आप देख सकते हैं, आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ा है और लूसेंट का बुक जो ये मतलब नोट्स है उससे और पेपर से मिला लीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक हैं, जो लगभग सभी बच्चे प्रेफर करते हैं, चाहे वो घटना चक्र हो चाहे लूसेंट है, वो सब हमेशा आप रिवीजन करने के लिए एक नोट्स अपना खुद का बनाया करिए। या कोई अगर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ही या कोई और भी कर रहा है हैंड रिटन नोट्स, तो वो आप क्या करिए, उसको ज़्यादा प्रेफर किया करिए, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स होता है उससे ज़्यादा माइंड में आपके जो कंटेंट होता है वो आता है। ठीक है, मैंने इस पर एक बताया भी है, टेलीग्राम पर जाकर उस पर देख लीजिएगा कि हैंड रिटन नोट्स के क्या क्या आपका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे इस बार आपका पेपर कौन सा हुआ, इस बार पेपर आपका हुआ ये आर ओ का और आपका यूपी पीसीएस का। आपने देखा होगा आर ओ में या यूपी पीसीएस में लगभग लगभग आपका 90% जो क्वेश्चन थे वो आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। 90% में क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। सिर्फ क्या हुआ था, आप कंफ्यूज हो रहे थे उसमें इसका क्या आंसर हो सकता है, तो हमेशा या इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा क्लास में कंफ्यूजन रहा होगा। उसके पीछे इसका एक ही रीजन है कि आपका रिवीजन बहुत कम था। अगर आपका रिवीजन होता तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ सही नहीं किए होंगे, लेकिन आप लगभग 120 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे अगर आपका रिवीजन बढ़िया से होता। इसीलिए मैं हमेशा नोट्स प्रोवाइड करता हूँ हैंड रिटन नोट्स में। इस नोट्स को से आप लूसेंट का बुक थोड़ा सा मिला लीजिएगा एक बार। हमने लगभग 90% जो कंटेंट होता है इसी नोट्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा डायग्राम भी लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जब भी आप इस डाइ नोट्स को पढ़ें। तो चलते हैं, आज से हम शुरू करते हैं। बहुत जल्दी हम इस जो आपका ज्योग्राफी है इसको ख़त्म करेंगे। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था कि ज्योग्राफी शुरू किया जाए, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा लंबा सिलेबस है। तो हमने सोचा कि पहले ज्योग्राफी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये आपका आज से जो लेक्चर चल चल रहा है वो हम पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और आपसे बताने वाला हूँ। इसका अगर पीडीएफ चाहिएगा तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिएगा। हाँ, पीडीएफ आपको जब पूरा ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए कि जैसे आज मैं पढ़ाया हूँ आज ही पीडीएफ चाहिए, तो जैसे ही आपका 100 लाइक्स हो जाएगा ये इसी वीडियो पर, वैसे ही मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, जैसे मतलब अभी मैं डाला लगभग शाम तक अगर 100 लाइक्स हो गए तुरंत ही आपका पीडीएफ ये पड़ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं जब ज्योग्राफी कंप्लीट होगा ये लूसेंट का तो मैं पूरी तरह डाल ही दूंगा। मतलब आपका मर्ज करके एक मतलब जो क्लास वाइज आ रहा है उसको एक में करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, जो लोग नए होंगे, अगर और भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो ये हैंड रिटन नोट्स में, चाहे आपका घटना चक्र होगा, सब कुछ आपका चैनल पे पड़ा है। एक बार जरूर विजिट करके देखिए। और सबका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, सबका वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ पड़ा होगा, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा आपका समय लिया, 3-4 मिनट, इसके लिए सॉरी। ठीक है, आपको बताना थोड़ा सा था। ठीक है, कि हैंड रिटन नोट्स के फायदे क्या हो सकते हैं आपके लिए। चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। कह रहे हैं भूगोल। अब हम कहते हैं भूगोल जो शब्द वर्ड होता है, इसकी जो ये शब्द है इसकी उत्पत्ति किसने किया था। भूगोल शब्द जैसे हमने पढ़ रहे हैं ना, अब हम डेली बेसिस पर पढ़ते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने किया था। तो इसका उत्पत्ति किसने किया था, तो इसका उत्पत्ति किया था इराटोस्थनीज ने किया। याद रखिएगा, इराटोस्थनीज ने इसका उत्पत्ति किया था। एक बुक थी जिस बुक का नाम है जस पीरियोडस। याद रख लेंगे, ये बुक का क्या नाम है, जस पीरियोडस। तो जस पीरियोडस ये बुक किसने लिखा है, हिकेटियस ने लिखा। अब हिकेटियस को क्या बोला जाता है, हिकेटियस को भूगोल का जनक बोला जाता है। याद रख लेंगे, हिकेटियस कौन है, भूगोल के जनक हैं। और
जस्पिडेसस जो बुक है वो हिकेटियस ने लिखा है। ये हो गया आपके, थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दे दिया भूगोल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले कि भूगोल का जनक कौन है। थिकेटियस है भूगोल के जनक। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में आते हैं, जो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा शायद ही कुछ हो। ठीक है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा इसका एक डिफिनीशन हो गया। क्या है? अस्तित्वमान, जिसका अस्तित्व है, जिसका द्रव्य है, जिसमें ऊर्जा है, उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हम ब्रह्मांड कहते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? तो महाविस्फोटक जो सिद्धांत है वो एब जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। लेकिन व्याख्या किसने किया था? रॉबर्ट बेगुनियर ने किया था। तो महाविस्फोटक सिद्धांत का व्याख्या रॉबर्ट बेगुनियर ने किया था। और इसका जो सिद्धांत किसने जी दिया था? एब जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च करते हैं सब कुछ, वो इन्हों को क्या, जो भूवैज्ञानिक है, समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? भूवैज्ञानिक काल में सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? इनोस कहा जाता है। तो याद रख लेंगे क्या कहा जाता है? इनोस कहा जाता है। तो ये अब देखिए, इनोस भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। याद रख क्या है? इनोस भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं? इनोस यान यान में जो इससे छोटा होता है वो महाकल्प होता है। महाकल्प से कल्प आता है। कल्प से जब डिवाइड करते हैं तो युग आता है। युग से जब डिवाइड करते हैं तब काल आता है। ठीक है, ये भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डिवाइड किया गया है। ज्योग्राफी के जो वैज्ञानिक है उनके दृष्टिकोण से डिवाइड किया गया है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को योन कहते हैं। क्या कहते हैं? योन कहते हैं। ठीक है, ये याद रख लेंगे। और योन, जो योन होता है इसका, उसको किस में डिवाइड किया है? महाकल्प में। कल्प को फिर कल्प, महाकल्प को कल्प में डिवाइड किया जाए, कल्प को युग में डिवाइड किया जाता है, फिर युग को काल में डिवाइड किया जाता है। ये याद रख लेंगे। ये काल मतलब एज होता है। ठीक है, इसको एज में डिवाइड किया जाता है। और कल्प को, जो कल्प को किस में डिवाइड किया जाता है? युग में। युग क्या इंग्लिश में बोला जाता है? इसको लिखा जाता है इपोच। इपोच बोला जाता है, ई पी ओ सी एच। ठीक है, ये बोला जाता है इपोच, इसको बोला जाता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। कल्प क्या होता है? पीरियड होता है। ठीक है, तो पीरियड होता है, पीरियड। तो पीरियड हो गया, इपोच हो गया, एज हो गया। ठीक है, और महाकल्प, ठीक है, तो याद रखिए महाकल्प को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में ईरा बोला जाता है। ईरा, तो यान को यान बोला ही जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, इसको ईरा बोला जाता है। महाकल्प को क्या बोला जाता है? ये ईरा बोला जाता है। ठीक है, और इसको कल्प को पीरियड बोला जाता है, युग को इपोज बोला जाता है, काल को एज। ये इंग्लिश में है। ठीक है, कभी इंग्लिश में पूछ ले, हिंदी में पूछ ले, आप बता दें। अब यहाँ पर देखते हैं मंदाकिनी। अभी यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है, क्या होता है मंदाकिनी? जैसे क्या होता है, ये ब्रह्मा, मान लीजिए ब्रह्मांड की तो कोई सीमा नहीं है, तो ये मान लीजिए यूनिवर्स है। तो ये इसी यूनिवर्स में कई गैलेक्सी होती हैं। ठीक है, तो इसी यूनिवर्स में कई गैलेक्सी, अब जैसे जो आपको वॉलपेपर गैलेक्सी वाला लगाते होंगे तो ऐसे ही लगता है। अभी गैलेक्सी वॉलपेपर सर्च करिए ऐसे। अब देखिए, ये ऐसी जो ये ढेर सारा ऐसे, मतलब इसी ब्रह्मांड में मतलब अरबों बिलियन, क्या है, बिलियन गैलेक्सी मौजूद है। अब देखिए हम सब कहाँ पर, ये देखना चाहिए। अब देखिए, ये आपका गैलेक्सी है। इसमें क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछा जाएगा अभी मैं बताता हूँ। ये आपका गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी है। और जो हमारी गैलेक्सी उसको क्या बोला जाता है? उसको आकाश गंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो हमारी गैलेक्सी है उसको क्या बोला जाता है? आकाश गंगा बोला जाता है। ये वर्ड याद रख लेंगे। अब देखिए, आकाश गंगा मतलब उसको मिल्की वे, आपने मिल्की वे, ये आकाश गंगा है ना, उसको मिल्की। देखिए, जो ब्रह्मांड में है सब उसको गैलेक्सी बोला जाता है। लेकिन जो हमारा एक है, वो जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला है, तो हमारा जब ये वाला है उसी को आकाश गंगा बोला जाता है। ये वर्ड याद रख लेंगे। गैलेक्सी तो सब है, पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सी है, लेकिन जो हमारे वाला है, जिसमें हम मौजूद है, वो हमारा क्या है? आकाश गंगा है। अब देखिए, ये मान लीजिए हम ये आकाश गंगा है। ठीक है, तो ये एक गैलेक्सी है, अपनी वाली गैलेक्सी है। ठीक है, तो ये स्पाइरल फॉर्म में है। स्पाइरल मतलब ऐसे 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 बना है, स्पाइरल।
तो ये कई बार पूछा गया है, जो हमारी आकाशगंगा है वो किस फॉर्म में है। तो हमारी इस आकाशगंगा स्पाइरल फॉर्म में है, ये याद रख लेंगे। क्या है? स्पाइरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि नजदीकी मंदाकिनी का देवानी नाम मंदाकिनी का देवयानी नाम दिया गया है। अब देखिए ये क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब ये होता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या होता है, गैलेक्सी होते हैं, ठीक है, गैलेक्सी होते हैं ऐसे ऐसे। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा आकाशगंगा है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी भी कुछ है, कोई है कि नहीं। तो हमारे पड़ोसी का नाम, जो हमारे पड़ोसी में एक गैलेक्सी मौजूद है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है, देवयानी, उसको क्या है, एंड्रोमेडा कहते हैं। तो याद रख लेंगे, ये वर्ड पूछ सकता है कि एंड्रोमेडा वर्ड क्या है। तो हमारी जो एक गैलेक्सी है जिसका नाम आकाश गंगा है, मिल्की वे है। एक तो गैलेक्सी पूरा है, जो एक मतलब नॉर्मल नाम है कि एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी ये, एक ये पूरा यूनिवर्स है, उसमें गैलेक्सी है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी के पड़ोस में कौन सी गैलेक्सी है। तो हमारे गैलेक्सी के पड़ोस में एक गैलेक्सी नाम है एंड्रोमेडा, उसका नाम है, ये वर्ड याद रख लेंगे। ये पूछता है कि हमारी गैलेक्सी का जो वो है उसका नाम। अब एंड्रोमेडा ही वर्ड याद रख लेंगे, देवयानी याद रखिए या ना है। क्यों एंड्रोमेडा? क्योंकि आपको इंग्लिश में भी वहां दे सकता है, देवयानी नहीं दे सकता है। तो एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी का पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। अब ये है हमारी गैलेक्सी। अब इसी गैलेक्सी में क्या है, इसी गैलेक्सी में हमारा क्या है, सौर मंडल है। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये गैलेक्सी, अब इसी गैलेक्सी में हमारा ही सौर मंडल नहीं है, कई सौर मंडल है। इसी गैलेक्सी में कई करोड़ों क्या है, प्लेनेट पड़े हैं इसी गैलेक्सी में। अब इसी में हमारा, मान लीजिए ये हमारा सौर मंडल, यहाँ एक सूर्य, जहां मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ मान लीजिए एक सूर्य है। अब इसी सूर्य के किनारे किनारे और सब ग्रह हैं, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, ये सब ग्रह हैं, क्या है, ये सब यहाँ पर ग्रह हैं। तो यही हमारा सौर मंडल, सोचिए इस गैलेक्सी के सामने कितना छोटा लग रहा है। और हम उस गैलेक्सी के सामने कितने छोटे होंगे, हमारी पृथ्वी होगी उसके। तो मनुष्य का अस्तित्व सोचिए कितना कम है। लेकिन मनुष्य क्या है, पूरी ब्रह्मांड पर राज करता है, राज करता नहीं मतलब लगभग 1% चीजें तो सीख ही चुका है। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सीख चुका है, क्योंकि सीखने के लिए तो बहुत चीजें हैं यहाँ पर, अनगिनत चीजें हैं। ठीक है, लेकिन हम 0.1% या 1% हम सीख चुके हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, हम ना अभी आपको समझ में आया है। अब यहाँ क्या लिखा गया है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है, युवार्फ मंदाकिनी है, जो अभी नवीनतम ज्ञात, क्योंकि वैज्ञानिक क्या करते हैं, समय समय पर मंदाकिनी को ज्ञात करते हैं कि कौन कौन सी गैलेक्सी है। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, तो ईवार्फ मंदाकिनी, जैसे मान लीजिए ये वाला मंदाकिनी। ठीक है, तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ईवार्फ मंदाकिनी। और जो हमारे पड़ोसी है गैलेक्सी, वो उसको एंड्रोमेडा कहते हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, मंदाकिनी गैलेक्सी होता क्या है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, वही मंदाकिनी कहलाता है। तो यही तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है, वही मंदाकिनी कहलाता है, वही गैलेक्सी कहलाता है। बस हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, बस यही है, दुग्ध मेखला कहिए या मिल्की वे कहिए। ठीक है, और हमारी जो गैलेक्सी है वो 80% भाग क्या है, वो सर्पीला है। ठीक है, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, पहले ये बताइए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि हमने ये सब पढ़ चुका है। अब देखिए ये आगे क्या होता है, कह रहे हैं निहारिका, नेबुला क्या होता है, नेबुला जहां तारों का जन्म होता है, मतलब एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। जैसे आप पेड़ खरीदने नर्सरी से जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ पेड़ होते हैं, उनको जो नर्सरी वाले क्या होते हैं, पेड़ उगाते हैं, फिर आपको सेल करते हैं। तो आप घर पे लाते हैं, उसको लगाते हैं। तो वही क्या होता है, वही इसी प्रकार क्या होता है, ब्रह्मांड में जो नर्सरी होता है, वो एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है इसी नेबुला में, जहां पर तारों का जन्म होता है। सिर्फ कुछ तारों को छोड़कर, जैसे न्यूट्रॉन तारों को छोड़कर सभी तारों का जन्म नेबुला में ही होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका नेबुला में होता है, सिर्फ कुछ तारों को छोड़कर, जो न्यूट्रॉन तारे उरे होते हैं। ये निहारिका होते क्या है, निहारिका या नेबुला धूल और गैसों के बादल होते हैं, ये याद रखेंगे। क्या होते हैं, धूल और गैसों के बादल।
जैसे दो न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विबिर का निर्माण करते हैं, तो याद रख लेंगे दो न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, एक श्याम विबिर का निर्माण करते हैं, ये वर्ड याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। आगे क्या है, निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। जो निहारिका है वो दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पहला कारण ये इससे बनती है निहारिका। दूसरा क्या है, दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। तो निहारिका का निर्माण किससे होता है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से होता है, तो हो ही गया। दूसरा किसी विस्फोट तारे के सुपरनोवा से भी होता है निहारिका का निर्माण। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। तो याद रख लेंगे सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, उससे निहारिका का जन्म होता है, और निहारिका में तारों का जन्म होता है। ठीक है, ये वर्ड याद रख लेंगे। अब देखिए, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। मतलब निहारिका का जो जन्म होता है, इसके उदाहरण कौन है, उसका उदाहरण है बेल और कार्क। ठीक है, बेल और कर्क, तो इसके दो उदाहरण है, बेल और कर्क, वर्ड याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं सौर मंडल। अब हम कहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अभी तो हम यहाँ सब घूम रहे थे, इधर उधर नेबुला इधर। अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब ये छोटा सा हमारा सौर मंडल है, मतलब हमारा अस्तित्व यहाँ, हमारा सूर्य मान लीजिए है, इसी के किनारे इतना ही, अब हम इतने बढ़ने पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ लिए, अब इससे ज़्यादा हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें खोजी नहीं जा चुकी हैं अभी, तो यहीं अब यहीं सिर्फ पढ़ेंगे, अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पृथ्वी मंगल ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सौर मंडल की बात करें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। मतलब हमारा जो सौर मंडल है, सूर्य है, इसके किनारे किनारे जो ये प्लेनेट है, यहाँ प्लेनेट के अलावा आपका क्या धूमकेतु है, उल्का है, आकाशीय पिंड बहुत से छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, मतलब आप सबके अकॉर्डिंग हो सकता है छोटे, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, पृथ्वी से भी बड़े होते हैं। तो ये इन सब का हम अध्ययन करेंगे। अब हम देखिए ये क्या होता है, प्लेनमस। प्लेनमस क्या होता है, ये वर्ड याद रख लेंगे कि क्या है, प्लेनमस क्या होता है, सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले पिंडों को का एक समूह। ठीक है, सौर मंडल के बाहर दिखने वाले एक जैसे पिंडों के समूह को प्लेनमस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या पहले पढ़ेंगे हम, ये सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य ही क्या होता है, मेन होता है, इसके इर्द गिर्द सभी तारे होते हैं, तो हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य क्या होता है, सौर मंडल का प्रधान होता है। अगर मैं कहूँ सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, ठीक है, तो यही सौर मंडल का प्रधान होता है। गैसीय गोला होता है, इसमें हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26% होता है, अन्य तत्व 2.5% होते हैं। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% होते हैं। ये वर्ड याद रखेंगे। अब देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, उसको कोरोना कहते हैं। ये वर्ड पूछा गया है पेपर में कि सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है उसको क्या क्या कहते हैं, उसको कोरोना कहलाता है। हैंथ बेथ ने बताया कि ये 10 के पावर 7, ठीक है, 10 के पावर 7 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, अर्थात नाभिकीय संलयन की घटना होती है। तो याद रख लेंगे किसकी घटना होती है, नाभिकीय संलयन की घटना होती है सूर्य में। तो ये वर्ड कई बार पूछा गया है कि नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, या न्यूक्लियर फिजन होता है। तो हमेशा ये याद रख लेंगे, सूर्य में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन की फ्यूजन होता है, ना कि फिजन होता है। तो इंग्लिश वाला याद रखें, सूर्य में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये वर्ड याद, जैसे हाइड्रोजन बम होता है, जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, परमाणु पर न्यूक्लियर फिजन होता है। तो ये याद रख लेंगे, फ्यूजन होता है। तो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो क्रोड का तापमान होता है, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसके यहाँ का जो तापमान कर रहे हैं, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री क्रोड होता है। क्रोड का तापमान 1.7 डिग्री
1.5 गुणे 10 घात 7 डिग्री सेल्सियस होता है इसके अंदर करोड़ का तापमान। जैसे पृथ्वी का करोड़ पढ़ते हैं ना, ऐसे इसका भी करोड़ होता है। इसके बाहर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसके बाहर का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि करें सूर्य का जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का उम्र कितना है? 5 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये क्या है? पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी से दूर है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है? 10 के पावर 11। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे जब हम रहेंगे तो सूर्य भगवान चले जाएंगे, ये नहीं। ये ऐसे आती रहेगी पीढ़ी, ऐसे जाती रहेगी, कभी जाने वाले नहीं है। सूर्य भगवान आपके सामने ही हमेशा रहेंगे। तो भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है? 10 के पावर 11 है। ठीक है। करें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए ये घटना कौन सी होती है। करें सौर ज्वाला के समय उत्तरी ध्रुव को औरा बोरिलोसिस कहते हैं, औरोरा बोरिलोसिस, और दक्षिणी ध्रुव को अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं। अब अरोरा जैसे ये क्या होता है? चमक आती है, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, जब यहाँ पर होता है चमक तो उसको अरोरा बोरिलेसिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहा जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। अब जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है तो नीचे दक्षिणी में अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो जाएगा, और ऊपर अरोरा बोरियोलिस हो जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे, नहीं याद भूलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं। करें द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। द्रव्यमान के अनुसार बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, अरुण है, वरुण है, शनि है, बृहस्पति है। मतलब ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। तो द्रव्यमान के अनुसार ये जो आपका ग्रह है इनके बढ़ते क्रम में है, ठीक है। ये याद रख लेंगे। बुध हुआ, मंगल हुआ, शुक्र, ये द्रव्यमान के अनुसार, मास के अनुसार बढ़ते क्रम में। सबसे ज्यादा मास किसका? बृहस्पति का है, ये याद रख लेंगे। किसका है? बृहस्पति। हम करें परिभ्रमण, रोटेशन काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। अब रोटेशन काल क्या होता है कि कोई चीज अपनी अक्ष पर कितनी तेजी से मतलब रिवॉल्व कर सकती है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। रोटेशन परिभ्रमण काल के अनुसार, मतलब ये अपने अक्ष की बात कर रहे हैं, ना कि जो सूर्य के ऐसे ऐसे घूमने वाली की बात कर रहे हैं। अपने अक्ष पर सबसे तेजी से कौन घूमता है? तो अपने अक्ष पर सबसे तेजी से मतलब कौन है? शुक्र घूमता है। पहले सबसे कम तेजी से बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, ठीक है। ये पर मतलब तेजी से नहीं, मतलब सबसे लेट में कौन है, ठीक है। और इसके बाद वरुण है, अरुण है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। सबसे कम समय बृहस्पति लेता है, ठीक है, लगभग 10 घंटे का समय लेता है। शनि, वरुण है, फिर अरुण है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पर घूमने की बात कर रहे हैं। परिभ्रमण मतलब रोटेशन, मतलब जो अपने अक्ष पर जो घूमता, मान लीजिए ये है, ये ऐसे पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बृहस्पति सबसे कम समय लेता है, फिर शनि, फिर वरुण, आर्यन। सबसे ज्यादा कौन? शुक्र लेता है अपने अक्ष पर घूमने का, ठीक है। अक्ष पर झुकाव के क्रम में अगर देखते हैं कि अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा झुका कौन सा है, तो अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा झुका कौन सा है? शुक्र झुका है, फिर बृहस्पति है, फिर बुध है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पर दिया। अच्छा ये बताइए, परिक्रमण काल, जैसे हमने अपने अक्ष पर ये घूम रहा है कोई चीज, ये ऊपर वाला बता दिए। हम कह रहे हैं मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे मतलब ये मान लीजिए ये ग्रह है, यहाँ से चला फिर आके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कौन समय लेता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या है, कितना कौन सिंपल है। जैसे कोई चीज मान लीजिए ये आपकी ये अंगुली है, ठीक है, ये अंगुली है। जब आप किसी धागे को अपनी अंगुली में बांध कर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाइए अंगुली में, ऐसे ऐसे जब किसी धागे को बांध के घुमाते हैं, जब ये धागा बड़ा होता है, ऐसे मान लीजिए इतना बड़ा धागा है, तो ये ऐसे घूमने में बहुत ज़्यादा समय लेता होगा। लेकिन जैसे जैसे धागा आपकी अंगुली में बढ़ता जाता होगा, तो ये धीरे 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 धीरे
तो ये वाला धागा छोटा छोटा होता जाता होगा, तो ये वाला धागा बहुत जल्दी जल्दी आपके अंगुली में बंधता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ज़्यादा पास रहेगा उसका जो घूमने मतलब सूर्य की तरफ ज़्यादा घूमने का जो समय है वो ज़्यादा जल्दी होगा, और जैसे जो दूर रहेगा उसका दूर रहेगा। तो पास का कौन सा है, तो पास में सबसे ज़्यादा सूर्य का, जैसे सूर्य है, सूर्य के पास कौन सा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, बुध है। तो बुध का सबसे कम होता है, तो यही ये देखिए, बुध का क्या है, सबसे कम परिक्रमण काल है, उसको परिक्रमण काल कहते हैं, जो परिक्रमण रिवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो जो रिवोल्यूशन जो होता है वो आपका क्या होता है, इसके सूर्य के चारों ओर होता है। जब रोटेशन होता है तो रोटेशन एक बिंदु पर होता है, ठीक है, एक अक्ष पर होता है। तो ये रोटेशन रिवोल्यूशन याद रख लेंगे, कहते नहीं कि ये रिवोल्यूशन आएगा, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब एक जगह नहीं, पूरे भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन आएगा। रिवोल्यूशन से वर्ड से याद रख लेंगे, जब भी रिवोल्यूशन आपके दिमाग में आए कि रिवोल्यूशन क्या होता है, तो रिवोल्यूशन याद रख लेंगे, ये चारों तरफ मतलब पूरा भारत में, यहाँ पूरा कि सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। तो रिवोल्यूशन पूरा चारों तरफ घूमता है, जिसको परिक्रमण कहते हैं, तो ये याद रख लेंगे। हिंदी वाला इंग्लिश वाला मत कंफ्यूज होइए, इंग्लिश वाला याद कर लीजिए, आपका हिंदी वाला रहने दीजिए याद करने को, रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन रोटेशन में। तो यहाँ पर मरकरी याद रख लेंगे। फिर आपका शुक्र है, तो मरकरी सबसे कम समय लेता है सूर्य का परिक्रमा करने में, फिर आपका शुक्र लेता है, ठीक है। फिर आपका पृथ्वी पृथ्वी लेता है, तो याद रख लेंगे पृथ्वी हो गया आपका, हाँ कहाँ गया पृथ्वी, यहाँ पर, हाँ ये पृथ्वी है, तो ये आपका पृथ्वी लेता है सबसे कम समय। फिर आपका मंगल लेता है, फिर बृहस्पति, फिर ये मतलब ऐसे, मतलब ये सबसे कम लेता है, इससे ज़्यादा ये लेता है, फिर इससे ज़्यादा ये लेता है, फिर इससे ज़्यादा, जो दूर रहेगा वही आपका घूमने में ज़्यादा समय लेगा। मतलब ये घूम के ऐसे चला आएगा और ये घूमता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, ठीक है। मर ऐसे घूम के चला आएगा मरकरी, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा है, कह रहे शुक्र और अवरुण को छोड़कर सभी ग्रहों एवं परिक्रमण एक ही दिशा में होती है। जैसे शुक्र और का देखते हैं हम कि इनका थोड़ा सा परिक्रमण जो होता है, इनका परिक्रमण थोड़ा उल्टा होता है, इनका क्लॉकवाइज होता है, शुक्र का और अरुण का, ठीक है। किसका, शुक्र का और वरुण का जो परिक्रमण होता है, मतलब घूमने का ये तरीका होता है सूर्य के चारों ओर, वो क्या होता है, वो उल्टा होता है। उल्टा मतलब इनका अलग क्लॉकवाइज, ये सब क्लॉकवाइज चलते हैं। अरुण को क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। तो शुक्र और वरुण क्या, अरुण क्या है, शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज चलते हैं, ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, करें मरकरी के बारे में, बुध के बारे में बात करें। परिक्रमा करने में सबसे कम समय किसका लगता है, मरकरी का। सूर्य के सबसे नजदीक का कौन सा है, मरकरी है। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। किसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मरकरी के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, वर्ड याद रख लेंगे, मरकरी के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दिन भांति देखिए गर्म और रातें बर्फीली होती है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिन, जैसे हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, दिन आप देखेंगे, दिन बहुत गर्म होता है, लगभग कितना होता है, 50 के पास चला जाता है टेम्परेचर, 50 डिग्री के। लेकिन रात क्या होता है, वो जीरो में चला जाता है, मतलब एकदम ठंडी पड़ती है। रात में अगर रेगिस्तान में रहेंगे तो आपको लगेगा इतनी ठंडी, क्योंकि जो बादल होते हैं वो तो ये गर्मी वाला चीज़ होती है, वो उड़ जाते हैं, वहाँ पर बादल होते नहीं, उड़ जाते हैं, इसलिए ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो दिन की गर्म होता है और रातें बहुत ताप बर्फीली होती है, तो मतलब इसका तापांतर क्या होगा, तापांतर बहुत ज़्यादा होगा। तापांतर मतलब क्या होता है, एकदम ठंडी एकदम गर्मी, तो तापांतर बढ़ जाता है। तापांतर, ताप का अंतर जितना ज़्यादा, कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी मरकरी पे है। बहुत दिन गर्म होता है, रातें बहुत ठंडी होती है, 600 डिग्री सेल्सियस, सोचिए कौन वहाँ पे रह पाएगा। अब हम देखें वीनस का। वीनस का, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, घूर्णन पूर्व से पश्चिम में होता है। हमेशा याद रखिएगा सभी ग्रहों का घूर्णन पश्चिम से पूर्व होता है, ठीक है। ये है आपकी, ये मतलब ये आप नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ऊपर हम इसलिए दिखाए। आपका ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब जो घूर्णन होता है, ये सभी का क्या होता है, पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से ऐसे पूर्व होता है। लेकिन इसका क्या होता है, ये पूरब से पश्चिम होता है, शुक्र का और अरुण का, यूरेनस का।
पृथ्वी का निकटतम है, पृथ्वी के निकटतम है, सबसे निकट कौन है, मंगल है या वीनस है, ये सबसे निकट यही वीनस ही है। सबसे चमकीला होता है ये, सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, कौन सा, वीनस सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, मतलब आप सोचे होंगे कि ये बुध सबसे गर्म है, नहीं, सबसे गर्म आपका वीनस है। ठीक है, ये आप मत सोचिएगा सूर्य के नज़दीक है तो सबसे गर्म होगा, सबसे गर्म आपका वीनस है। पृथ्वी की भागनी है, भागनी मतलब जुड़वा बहन कहलाती है, तो पृथ्वी की भागनी कौन कहलाता है, वीनस कहलाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब सांझ का तारा कहा जाता है तो शाम को पश्चिम में ये रहता है, ठीक है, शाम को कहाँ पे रहता है, पश्चिम में रहता है, और सुबह में क्या रहता है, सुबह में पूरब में रहता है। तो बा से बा याद रख लेंगे, सुबह पूरब, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि जो वीनस होता है, शुक्र होता है, सुबह किस दिशा में होता है, सुबह पूरब दिशा में होता है, बा से याद रख लेंगे। और शाम को किस दिशा में होता है, शाम को पश्चिम दिशा में होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जुपिटर की, देखते हैं जुपिटर एक स्कूटी आती है, स्कूटी याद रखेंगे, जिसका प्रचार कौन करता है, अमिताभ बच्चन करते हैं। कर इसको इस चारों ओर छल्ले होते हैं, जुपिटर के चारों ओर छल्ले होते हैं, सबसे ज्यादा छल्ला तो शनि के पास होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, अपनी ध्रुव पर चक्कर लगाने में 10 आवर्स है। हमने कहा है जो जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, अपनी ध्रुव पर चक्कर बहुत जल्दी लगा देगा, तो इसको 10 घंटे, हमने आगे बताया था 10 घंटे लगते हैं। लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगा देता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगा देता है, ये याद रख लेंगे। इसका उपग्रह क्या है, ज्ञानी कीड़, याद रख लेंगे, इसके उपग्रह को क्या कहते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं, ज्ञानी कीड़, इसको ज्ञानी की, ज्ञानी मीड, सॉरी मीड लिखा गया है, ठीक है, मीड है, तो ज्ञानी मीड इसको उपग्रह को कहते हैं। तो ये किस कलर का होता है, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, और ये पीले रंग का होता है, इसके जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, ये क्या है, पीले रंग का है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, तो याद रखिएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान, मतलब सूर्य बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, किसके, बृहस्पति के, शनि के, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। अब देखिए मार्स की बात करते हैं, जिस पर रिसर्च की होती है हमेशा। मार्स सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 627 दिन लगते हैं, तो याद रख लेंगे, इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जो इसका लाल रंग होता है किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड का कारण होता है। दिन का मान, अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समान है, ठीक है, तो याद रखेंगे जो दिन का मान है और अक्ष का झुकाव है पृथ्वी के लगभग समान है, ठीक है। यहाँ पर करें उपग्रह कौन से, इसको उपग्रह फोबोस है, डिमोस इसके उपग्रह है, ये तो याद ही होगा। पृथ्वी के समान इसके 2 ध्रुव हैं, इसीलिए सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब सभी वैज्ञानिक सोच रहे हैं यहाँ पर क्या है, बसा जाए। करें सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, निक्स ओलंपिया है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, ये वर्ड याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, करें ईस्टर्न का बात करते हैं, शनि की बात करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से ये बना हुआ है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का एक सघन वायुमंडल है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल किस ग्रह के पास है, आप बताएंगे शनि के पास है, सैटर्न के पास है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। खोज किसने किया था, खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था, याद रख लेंगे खोज किसने किया था, क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। यहाँ पर देखते हैं अरुण की हम बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है क्लॉकवाइज, याद रख लेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है क्लॉकवाइज। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रख लेंगे आकार में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। खोज 1781 में विलियम हार्शल द्वारा किया गया, तो याद रख लेंगे इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, 1781 में विलियम हार्शल द्वारा किया गया, ठीक है। किसकी खोज, अरुण की खोज, जिसको यूरेनस बोला जाता है, ठीक है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं,
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। यस का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया है। सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, तो याद रख लेंगे जब क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम की ओर घूर रहा है तो इसका भी सूर्यास्त पूर्व की ओर होगा, ऐसे शुक्र की तरह। यह देखिए, अब यह क्या है, नेपच्यून की बात करते हैं। तो नेपच्यून क्या है, वरुण जिसको कहते हैं। ट्राइटन है, इसका उपग्रह क्या है, ट्राइटन है। खोज 1846 में किया गया है। जर्मन खगोल जॉर्न गाले, याद रखिएगा जर्मन खगोलक कौन है, जहान गाले हैं। चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसमें क्या है, चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह माना जाता है ये नेपच्यून। यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। प्लूटो अब तो हट ही गया है। घनत्व तो क्या है, 5.52 सीएम स्क्वायर है, मतलब घनत्व तो पृथ्वी का बता रहे हैं। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये पृथ्वी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। अपने अक्ष का तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। चंद्रमा, इसका उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, जिसका व्यास 12,742 किलोमीटर है। मतलब चंद्रमा व्यास क्या होता है, ऐसे होता है, तो ये पूरा ठीक है, रेडियस नहीं, ये पूरा व्यास। तो चंद्रमा का व्यास कितना है, 12,742 किलोमीटर इसका व्यास है। कोण कितना बनाता है, 62.5 डिग्री कोण बनाता है। तो मतलब ये झुका जितना है, मतलब मान लीजिए ये कोई चीज झुकेगी, मान ये झुका है तो इतना तो कोण ही बनाएगा, तो कोण तो उतना ही बनाएगा, तो कितना, इधर से मान लीजिए कोण कितना, 62.5 डिग्री बनाएगा। अब पृथ्वी के, सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा यहाँ पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, अगर वहाँ पे सूर्य के बाद ना दिया रहे तो सूर्य ही लगाइएगा, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो अगर सूर्य के बाद कर रहे हैं तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। सूर्य के पृथ्वी के दूरी, बीच की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यहाँ करें, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा है। तो साइरस और जो डॉग, जो आपको रात में सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है, वो 9 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, मतलब लगभग 24 हो जाता है, पूरा करता है। इसे घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। रोटेशन मतलब अपने अक्ष पर जो घूमती है पृथ्वी, उसको रोटेशन कहते हैं। तो याद रखें, रिवोल्यूशन क्या होता है, ये सूर्य भगवान है, चारों ओर घूमना, वो रिवोल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं चंद्रमा के बारे में, हम देखते हैं। करें, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। तो आपसे अगर पूछे कि सेलेनोलॉजी क्या कहलाता है, तो चंद्रमा की सतह और उसकी स्थिति का अध्ययन करने वाला क्या विज्ञान क्या लगा जाता है, सेलेनोलॉजी। ये क्वेश्चन हो सकता है भविष्य में कभी पूछ ले कि सेलेनोलॉजी क्या है। पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 आवर्स में पूरी करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा है ये वाला, वो 27 दिन 8 आवर्स में पूरा करता है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिवेंटिस पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। कौन सा पर्वत है, लिवेंटिस पर्वत जो है चंद्रमा का ऊंचा पर्वत है। ये याद रखिएगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि चंद्रमा जीवाश्म ग्रह किसको कहा जाता है, वो चंद्रमा को कहा जाता है। बस इतना आज आपको पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। आप सब क्या करेंगे, प्लीज़, अगर देखिए मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको एक कोई बुक ला दी है, कुछ भी ला दिया या पढ़ा दिया। हर चीज़ को मेहनत करके यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए हर चीज़ को एक अच्छे वे में लिखा जाता है ताकि आपको याद करने में, कोई चीज़ रिवीजन करने में बहुत समय ना लगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे, वैसे ही ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा, उसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।